शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 211 रिवरडेल सिटी, अर्काडिना के बाहरी इलाके। 11 बजे शहर के बाहर कहीं 1302 शूरवीर पहले ही जाग चुके थे, साफ सफाई कर चुके थे और साथ ही अपना पेट भर चुके थे। टाइटस, मुझे लगता है कि हमें अब निकल जाना चाहिए। बस ये सोचकर कि मैं उस घमंडी बदमाश को कैसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं वास्तव में उत्साहित हो जाता हूँ। ब्रॉडी ने उत्सुकता से कहा। वह कैसे खुश नहीं हो सकता था। वह इस दिन का इंतजार उस दिन से कर रहा था जब से वे पिछले साल अक्टूबर में बेमाद से निकले थे। उसे थप्पड़ मारे गए थे और यहाँ तक कि कई महीने पहले उस घटिया पूर्व राजकुमार ने उसके दाहिने पैर पर छुरा भी घोंपा था। बेशक जब वह अपने मालिक एली के साथ सीमा पर मिला तो उसने तुरंत वापस बेस पर जाने और बदमाश को मारने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने की विनती की। और अपनी पूरी यात्रा के दौरान वह उन सभी तरीकों के बारे में सुखद सपने देख रहा था जिनसे कमीना पूर्व राजकुमार उसके हाथों मरेगा। उसे लगा कि लैंडन को युद्ध के मैदान में मरने देना उसके लिए बहुत अच्छा था, इसलिए उसने बदमाश को जिंदा पकड़ने और उसे उबालकर मारने की योजना बनाई थी। वह लैंडन को एक बड़ी कड़ाही में डाल देगा और उसे उबालकर मार देगा और उसके बाद वह खुद खून का शोरबा पिएगा और हड्डियों को अपने दांतों से पीस भी देगा। मरने के बाद भी उसने लैंडन को कभी नहीं जाने देने की योजना बनाई थी। शांत हो जाओ ब्रॉडी, हम जल्द ही चलेंगे। ओह, क्या तुमने संदेशवाहक भेजा है? चौड़े कंधों वाले टाइटस ने जवाब दिया। ब्रॉडी मुस्कुराया और अपने मुंह में काफी थूक इकट्ठा किया। कहे, पुई, मैंने उसे 1 घंटे पहले भेजा था। हे, लेकिन वे शर्तों से सहमत हो या नहीं, मेरा मन पहले ही बन चुका है। उन सभी को मरना ही होगा, ब्रॉडी ने अपने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा। टाइटस ने ब्रॉडी को देखा और सहमति में मुस्कुराया। पिछली बार जब वह ब्रॉडी के साथ आया था तो वे पूरी तरह से अपमानित थे और अपनी दुम को पैरों के बीच लटकाए हुए वहां से चले गए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। अगर बात बाहर निकल गई तो उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। आखिरकार यह एक मजबूत कमजोर को खा जाता है वाली दुनिया थी। इसलिए अगर लोगों को पता चले कि उन्हें एक घटिया पूर्व राजकुमार द्वारा अपमानित किया गया है तो क्या वे अपने आप ही आर्केडिना के भीतर सबसे बड़ा मजाक नहीं बन जाएंगे? अरे, आर्केडिना को भूल जाओ। पाइनो महाद्वीप में जो भी उन्हें पहचान सकता था वह भी उन्हें नीची नज़र से देखेगा। इस घटना के कारण उन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ सकता है। प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। लोग केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही काम पर रखते थे। कोई भी 500वें हत्यारे की तलाश नहीं करता जब वे शीर्ष 20 में से किसी को भी काम पर रख सकते थे। इसी तरह कोई भी अयोग्य लोगों को आधिकारिक काम नहीं देता। सौभाग्य से उनके दयालु और महान स्वामी प्रिंस एली ने इस मामले को गुप्त रखा था, इसलिए उनके अधीनस्थों, साथ ही उनके अन्य साथियों को उनके शर्मनाक अनुभव के बारे में पता नहीं चला। अगर बात बाहर आ गई तो उनके नीचे के लोग भी उनके प्रति सम्मान खो देंगे, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। वह खलनायक पूर्व राजकुमार लैंडन अपने स्वामी का सामना करते समय सभी शर्म का कारण था। बाहर निकलो, ब्रॉडी ने आदेश दिया। बेमाड। ऊंची राजसी किलेबंद दीवारों के पास लूसी, लूसियस, जोश और कई अन्य वारंट अधिकारी खड़े थे। कल ट्रिस्टन रात 11 बजे उन्हें अगले कुछ दिनों में संभावित हमले के बारे में चेतावनी देने के लिए आया था। इसलिए आज सुबह 6 बजे जब सैनिक जागे तो उन सभी को इस आने वाले खतरे के बारे में सूचित कर दिया गया था। राजकुमारी लूसी, क्या आप तैयार हैं? लूसियस ने लूसी को गर्मजोशी से देखते हुए पूछा। वह भी उसके लिए कुछ हद तक बेटी जैसी थी क्योंकि वह बचपन से ही लैंडन के साथ पली बड़ी थी। वह कभी कभी सोचता था कि उसके असली बैरन पिता क्या करेंगे जब उसे एहसास होगा कि जिस बेटी को उसने फेंक दिया था वह अब एक आने वाले साम्राज्य की भावी रानी है। मुझे 75% विश्वास है कि मैं इसे सही कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं कोई गलती करती हूं तो मुझे पता है कि आप और मेजर जनरल जोश मुझे वह सारी सहायता देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। लूसी ने भी अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये कहना झूठ होगा कि वह घबराई हुई नहीं थी। ये जिम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी थी। उसके मंगेतर के जाने से पहले उसने उससे कहा था कि उसकी अनुपस्थिति में वह और लूसियस सभी सैन्य निर्णय लेने के प्रभारी होंगे। वह सेना की कमान संभालने के विचार से ही अचंभित थी। क्या होगा अगर वह गड़बड़ कर दे? सौभाग्य से इस अवधि के दौरान लूसियस और जोश ने उसकी सहायता की, इसलिए वह अधिक राहत महसूस कर रही थी। सच में, रानी पेनेलोप के अलावा लूसी अब पाइनो महाद्वीप के भीतर किसी साम्राज्य की युद्ध सेना की कमान संभालने वाली दूसरी महिला होगी। लैंडन की सोच सरल थी। इस बात को भूल जाओ कि वह एक महिला थी। वह भविष्य की रानी थी और अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो लैंडन को उम्मीद थी कि उसकी पत्नी भूमि और उसके लोगों की रक्षा करने में सक्षम होगी। जब वे छोटे थे तो लूसी कभी कभी उसके लिए मार खाकर उसकी रक्षा करती थी या दूसरों से लड़कर भी, लेकिन अंत में चाहे वह हारे या ना हारे वह हमेशा उन्हें माफ कर देती थी।
वह एक बार पिटाई से बेहोश हो गया था और उसने सुना था कि जब वह बेहोश हो गया था तब उसने कई बार चाबुक की मार को रोका था। और बेशक उसने उन्हें फिर से माफ़ कर दिया, लेकिन क्या जिन लोगों को उसने माफ़ किया उन्होंने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया? नहीं, वे हमेशा पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ वापस आते थे और फिर से वही मार खाते थे। ये लूसी के चरित्र में एक दोष था। वह इस युग के लिए बहुत ज़्यादा संत थी। वह हमेशा शैतान को भी एक अच्छा इंसान बना देती थी। एक राजा को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी जो राज्य में और मुसीबतें लाए। उसे एक अच्छे दिल वाले और अपने लोगों के लिए लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की ज़रूरत थी। अगर दुश्मन ने लूसी से माफ़ी मांगी होती तो लेनॉन को यकीन था कि वह दुश्मन को तुरंत माफ़ कर देगी और उसे जाने देगी। लूसी का दिल अच्छा था, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। इसलिए उसके चरित्र को मजबूत बनाने के लिए उसे कुछ समय के लिए उसे नियंत्रण में रखने की ज़रूरत थी। वह कुछ सैन्य पाठ्यक्रम भी ले रही थी ताकि उसे अपने दुश्मनों के प्रति अपनी दयालुता के परिणामों को समझने में मदद मिले। बेशक उसने उसे युद्ध प्रशिक्षण भी करवाया था ताकि अगर कभी उस पर हमला हुआ तो वह बिना किसी शूरवीर की प्रतीक्षा किए खुद को बचा सके। वैसे भी कल रात वह वॉर्ट अधिकारियों, साथ ही जोश और लुसियस के साथ 2 घंटे से ज़्यादा समय तक बेमार के हमले की योजना पर चर्चा कर रही थी। शुरू में उसे अपने दुश्मन के लिए दुख हुआ, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वे लोगों, खुद को और लैंडन को मार देंगे, तो उसने तुरंत अपना दिल मजबूत कर लिया। उसका मंगेतर सही था, वह बहुत कमज़ोर इरादों वाली थी। समय बीतता गया और एक सवार धीरे धीरे गेट के पास पहुंचा। लूसी, लुसियस और जोश को स्काउट से इस सवार की उपस्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। देखने से ये व्यक्ति एक आधिकारिक संदेशवाहक था। रुको, सवार उलझन में था। गेट के काफी करीब पहुंचने से पहले ही वे उसे क्यों रोकेंगे? सच में वह अपने सामने की ऊंची पत्थर जैसी दीवार से कुछ हद तक मोहित था। ये किसी भी शहर की दीवार से ऊंची थी जो उसने कभी देखी थी। यहाँ तक कि राजधानी की शहर की दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी। ये प्रभावशाली रूप से दुर्जय और मजबूत लग रही थी। उसके मालिक राजकुमार अली के लिए भूमि लेना निश्चित रूप से इसके लायक था। जैसे ही वह अपने सामने के दृश्य को देखता रहा, कई फटेहाल दिखने वाले लोग घोड़े पर सवार होकर उसके पास आए। उसने उनकी शक्लें देखी और उनके प्रति थोड़ा तिरस्कार दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में वे जंगली जानवरों की तरह लग रहे थे। जैसे ही वे पास आए, उसने अनजाने में उनकी बदबू के डर से अपनी नाक पकड़ ली। ठीक वहीं रुक जाओ, हम इस दूरी से बात कर सकते हैं, इसलिए और करीब मत आओ। संदेशवाहक ने उनकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जो सैनिक आए थे वे चुपके से एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। अरे बूढ़े आदमी, बहुत हो गई गपशप, तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से एक ने अहंकार से कहा। हाँ, क्या तुम हमें पैसे देने आए हो? छी, बेशक ये हमें पैसे देने के लिए है, वरना वह क्यों आएगा? अंडरस्को सैनिकों को हमेशा दुष्ट जंगली समझा जाता था, तो क्यों न इस भूमिका को पूरी तरह से निभाया जाए। क्या तुम जानते हो कि मैं एक आधिकारिक संदेशवाहक हूँ जिस पर खुद युवराज का भी बहुत बड़ा एहसान है। वैसे भी मेरे पास तुम जैसे नीच गली के चूहों से बात करने का समय नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे कमीने नेता से युद्ध के समय की चर्चा करने आया हूँ। तो मुझे अभी उसके पास ले चलो। वह गुस्से से चिल्लाया। इन जंगली लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे उससे इस तरह बात करें? वह इतना गुस्से में था कि उसका दिल मानो किसी भी पल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। जब उन्होंने इस घिनौने आदमी को अपने राजा को कमीना कहते सुना तो लोगों ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं। उन्होंने इसे सह लिया और शरारती ढंग से उस पर मुस्कुराए। ये केवल समय की बात थी, इससे पहले कि हर कोई अपने राजा की असली महिमा को जान जाए। तब तक उन्हें किसी से भी इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है, लेकिन चूंकि आपने हमारे नेता को कमीना कहा है, इसलिए आपको यहीं रुकना होगा और हमारे नेता का इंतजार करना होगा। आखिरकार आप जैसा नेक इंसान किसी कमीने के घर में कैसे घुस सकता है? उनमें से एक ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सवार को नहीं पता था कि उन्हें कैसे नकारना है, इसलिए वह मन ही मन उन्हें कोसता रहा और उनके कमीने नेता के आने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद सवार ने ऊपर देखा और देखा कि 5 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। वहां पर बहुत ताकतवर लोग थे जो एक खूबसूरत छोटी लड़की के साथ सवार थे, जो इस समय लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। अन्य जंगली लोगों की तुलना में उसकी पोशाक साफ सुथरी दिख रही थी, हालांकि वह अभी भी सस्ती और घिसी पिटी लग रही थी। जब वे पहुंचे तो सभी, सवार सहित, आखिरकार अपने घोड़ों से उतर गए और एक दूसरे के पास पहुंचे। बोलो, तुम क्या चाहते हो? लूसी ने कहा। उसने अपनी आवाज को जितना संभव हो सके उतना ठंडा बनाने की कोशिश की। वह लुसियस के साथ सैन्य भाषण और शारीरिक भाषा प्रशिक्षण ले रही थी, इसलिए वह जानती थी कि अगर वह कमजोर साबित हुई तो दुश्मन उसे कभी गंभीरता से नहीं लेंगे या उसका सम्मान भी नहीं करेंगे। उसे उनकी नज़रों में निडर और शक्तिशाली के रूप में देखा जाना चाहिए था। दूत ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और जोर से हंसा, लेकिन जाहिर है कि जितना ज्यादा वह हंसा, लूसी का गुस्सा उतना ही भड़कता गया। बहाहा, मुझे मत बताओ कि तुम सभी बलिष्ठ पुरुषों ने एक महिला का अनुसरण करना चुना है। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? बहाहा, उसके दिमाग में लैंडन शायद मर चुका था या बीमार था।
शायद इसीलिए वह यहाँ नहीं था, लेकिन उसके सामने मौजूद आश्चर्यजनक सुंदरता को देखकर वह पहले से ही अपने विचारों का समर्थन करने के लिए एक परिकल्पना के साथ आया था। वह एक वेश्या थी, एक सस्ती रंडी और एक दिखावटी बदचलन औरत जो शायद उन सभी के साथ सो चुकी थी। अगर नहीं, तो ये लोग आवारा कुत्तों की तरह एक औरत के पीछे क्यों भागते हैं? ऐसा लगता है कि अगर वह इन पुरुषों को नियंत्रित कर सकती है तो उसकी वेश्या जैसी सेवाएं वाकई शीर्ष स्तर की होंगी। हा, सच में नहीं। तुम्हारा नेता कहाँ है? हंसते हुए दूत ने पूछा, जो अब दर्द में अपना पेट पकड़े हुए रो रहा था। वह इतना जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये तुम्हारे लिए मजाक है? लूसी ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। माफ करना छोटी लड़की, लेकिन क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यह मान लूं कि तुम उनका नेतृत्व कर सकती हो? कृपया, शायद तुमने उन सभी के लिए अपने पैर फैलाकर यह पद पाया है न? तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक औरत हो। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करो। तुम ज्यादा से ज्यादा एक कमीनी हो जो। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लूसी ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। थप्पड़। उसने प्रशिक्षण में इतनी मेहनत की थी, फिर भी इस मूर्ख ने उसका अपमान करने की हिम्मत की। इससे भी बुरी बात यह है कि उसने उसके सामने ही उसकी नैतिकता पर सवाल उठाने की हिम्मत की। वह बहुत गुस्से में थी। वास्तव में न केवल वह, बल्कि बाकी सभी लोग भी नाराज थे। इस अज्ञानी कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपनी भावी रानी का अपमान करे? अगर उसने उस पल उसे थप्पड़ नहीं मारा होता तो उन्हें यकीन था कि वे उसकी गर्दन ऐसे ही काट देते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम, एक नीच किसान महिला ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? संदेशवाहक चिल्लाया और उसने लाल आंखों से उसे देखते हुए अपने सूजे हुए जबड़े को सहलाया। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और उस पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। छोटी लड़की, कुछ समय पहले तुम सभी ने मेरे स्वामी राजकुमार अली के बेमार्ट को अपने अधिकार में लेने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अगर तुम सभी ने उसके दास बनने के पिछले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो तुम में से कुछ बच सकते थे, लेकिन अब तुम सभी के लिए प्रतिशोध आ गया है। इस बार उसने अपने आदमियों को जमीन पर कब्जा करने और तुम में से हर एक को मारने के लिए भेजा था। संदेशवाहक के बोलते ही लूसी का दिल और भी ठंडा हो गया। दास बनो? कभी नहीं। जब उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों और उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराया, तो वह अपने पूर्व स्व के विचारों को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करके ही बेमाद सुरक्षित रह सकती थी। अब उसके बड़े होने का समय आ गया था। छोटी लड़की, मैं आज यहाँ शुरू में बातचीत करने और तुम सभी को मेरे मालिक के गुलाम बनने का दूसरा मौका देने आया था। लेकिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है तो इस विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए मुझे दोष मत दो। लेकिन अगर तुम मुझसे अभी माफी मांगती हो तो जब समय आएगा मैं तुम्हें अपने साथ जरूर रखूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि असली विलासिता कैसी होती है। बदले में तुम्हें इस डैडी का बिस्तर गर्म करना होगा। तो क्या तुम घुटने टेक कर भीख मांगने जा रही हो या नहीं? आदमी ने अहंकार से कहा। लुसियस और जोश लूसी को देखते रहे, इस घिनौने बदमाश पर हमला करने के किसी भी संकेत के लिए। लेकिन लूसी ने उन पर मुस्कुराकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन सभी ने सोचा कि उसने बदला लेने का विचार छोड़ दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी भावी रानी वास्तव में बहुत दयालु और कोमल हृदय की है। लूसी ने फिर मासूमियत से मुस्कुराया और धीरे धीरे उस विदूषक की ओर चली गई। हा, अच्छा, तुमने आखिरकार उसके पिता की स्थिति को पहचान लिया है न? चलो मेरे सामने घुटने टेक दो। हा, यही सब एक वेश्या कर सकती है, उस आदमी ने गर्व से कहा, मानो वह अपनी बात साबित कर रहा हो। सैनिकों ने सोचा कि वह वास्तव में उनकी खातिर घुटने टेकने को तैयार है, इसलिए उन्हें लगने लगा कि उन्होंने महामहिम लैंडन को निराश किया है। उन्होंने तुरंत सवाल करना शुरू कर दिया कि लूसी पर उनके प्रशिक्षण के तरीके सही थे या गलत। किसी भी तरह से किसी ने कभी उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह कितनी शुद्ध और सरल दिमाग की थी। जब उन्होंने देखा कि वे उस आदमी की ओर थोड़ा झुके हुए हैं, तो उनका अंतिम विचार ये था कि उन्होंने अपने राजा को निराश किया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। बम, आओ, मेरी पीढ़ी। अब संदेशवाहक जमीन पर लेटा हुआ था, अपने हाथों से अपने छोटे आदमी को घुमा रहा था और उसे थामे हुए था। यह इतना दर्दनाक था कि अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धिक्कार है, यह इतना दर्दनाक था। दरअसल लूसी झुक नहीं रही थी, वह अपनी किक के लिए गति प्राप्त कर रही थी। जब वह झुकी तो उसने अपना दाहिना पैर पीछे की ओर उठाया और खलनायक के अंकोश पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने सीख लिया था कि अगर उसे किसी आदमी ने बंधक बना लिया या उस पर हमला किया तो उसे यह चाल चलनी चाहिए। लेकिन कौन परवाह करता है, यह आदमी खलनायक था, इसलिए उसे इस तरह के व्यवहार का हकदार था। दूसरे सैनिकों ने जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए आदमी को देखा और अवचेतन रूप से अपने छोटे आदमियों को भी पकड़ लिया। वे उस आदमी को दया से देखने लगे। वह कदम वाकई बहुत क्रूर था। इस कदम से शायद बेचारे का दिमाग खराब हो गया होगा। क्या वह भविष्य में कभी इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है? वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका और आहें भरते हुए बोला, तुम्हारे छोटे आदमी को शांति मिले भाई। तुम कुतिया,
तुम वेश्या, तुम, उसने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। मैं, क्या मैं तुम्हें बता दूं, हम कभी तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे और हम तुम सभी को बेमार कभी नहीं देंगे। तो एक छोटे कुत्ते की तरह भागो और अपने दोस्तों से कहो कि हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। लूसी ने कहा। पुरुषों ने अपनी भावी रानी को देखा और मुस्कुराए, जबकि अभी भी अवचेतन रूप से अपने छोटे आदमियों को सहला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी ट्रेनिंग वाकई रंग लाई थी। 213 बादल दोपहर के आसमान में घूम रहे थे, सूरज की गर्मी को चूम रहे थे और बेमार की शहर की दीवार के ऊपर कई आंखें झांक रही थीं जो धैर्यपूर्वक आगे की सड़क को देख रही थीं। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, पेड़ों से पक्षियों का एक बड़ा झुंड बाहर निकला, मानो दुश्मन के आने की घोषणा कर रहा हो। गुस्साए हुए दूत ने जल्दी से मुड़कर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसके रक्षक यहाँ थे। वह निश्चित रूप से इन बर्बर लोगों को कैप्टन ब्रॉडी और कैप्टन टाइटस की नज़रों में बुरा बना देगा। कैप्टन, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन बर्बर लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। दूत बेशर्मी से चिल्लाया जैसे ही वह उनकी ओर भागा। सरपट 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 सरपट, वीर घोड़े राजसी ढंग से आगे बढ़े जैसे ही बेचैन हवा उनके शरीर में हिल रही थी। नर्म वसंत की मिट्टी उनके खुरों के सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वे आगे बढ़ते जा रहे थे और जमीन पर केवल घोड़ों के पैरों के गहरे निशान छोड़ रहे थे। उनके सामने जो दृश्य था उसमें कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही बलवान शूरवीर कप्तान पास आए, वे तुरंत हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने विशाल शहर की दीवार को देखना शुरू कर दिया। क्या वास्तव में उन्हें ये याद था? अगर ऐसा है तो अब यह इतना अलग क्यों लग रहा था? क्या बेमार वास्तव में उससे अलग था जिसे वे वर्तमान में जानते थे? और मैदान के चारों ओर इतने सारे चित्रित पत्थर व्यवस्थित तरीके से क्यों पड़े थे? जैसे ही उनके दिमाग में कई विचार आए, उन्होंने अवचेतन रूप से अपने पहरेदारों को और भी अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से जब उन्होंने दूतों की विस्तृत व्याख्या सुनी तो उन्हें तुरंत लगा कि वे व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। ये जंगली अभी भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी भी 300 शूरवीरों के साथ इस युद्ध को लड़ने की योजना बनाई थी। इसके अलावा रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछली बार यहां आने के बाद से कोई भी बेमार नहीं गया था। इसलिए टाइटस और ब्रॉडी ने जल्द ही इन कारणों से अपनी सतर्कता कम कर दी। वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद उन्हें दीवार अलग तरह से याद है, क्योंकि वे पहले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि एक छोटी लड़की उनके लिए इस लड़ाई का नेतृत्व करेगी? बहा, ब्रॉडी हंसा। हा, क्या उसकी सेवाएं इतनी अच्छी हैं? वे नीच सुअर हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे सिर्फ एक बदमाश के लिए अपनी स्थिति छोड़ देंगे। टस्क, सोचना कि प्रसिद्ध कमांडर लूसियस ऐसा आदमी था। लानत है, मैं वह सारा सम्मान वापस चाहता हूं जो मैंने पहले उसे दिया था। अंडस्को, पुरुष हंसे और माहौल कुछ हद तक हास्यास्पद और ढीला हो गया। क्या वह कमीना भूतपूर्व राजकुमार पागल हो गया था, या वह इतना मूर्ख था कि एक महिला पर भरोसा कर रहा था? खैर, किसी भी तरह से ये पूरी तरह से उनके पक्ष में काम आया, इसलिए वे बिल्कुल भी नाखुश नहीं थे। उनके दिमाग में ये बर्बर लोग पहले से ही मरे हुए मांस थे। 300 बनाम 1300, ऐसी लड़ाई में और कौन जीत सकता था? मुझे नहीं लगता कि वे हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, ब्रॉडी ने कहा, क्योंकि वह शहर की दीवारों पर खड़ी छोटी संरचनाओं का निरीक्षण करना जारी रखता था। मुझे लगता है कि तुम सही हो। वे शायद सोच रहे हैं कि हम उनके गेट को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हम अपनी तलवारों से हमला करते रहेंगे तो वे असली मजाक में फंस जाएंगे। टाइटस ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इस लड़ाई के लिए उन्होंने विशेष रूप से बेमार के शहर के गेट को नष्ट करने के लिए बर्फ का पाउडर निकाला। बेशक वे जानते थे कि अगर वे पूरे दिन शहर की दीवारों पर वार करते रहे तो भी वह ढह नहीं जाएगी, लेकिन गेट एक अलग मामला था। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे अपने तीरों से गेट की ओर कई डायनामाइट जैसे पाउडर की ट्यूब दाग सकते हैं। आमतौर पर शहर के गेट में सिर्फ एक लोहे की पट्टी होती थी जो दुश्मन को शहर में घुसने से रोकती थी, लेकिन लैंडन की नई गेटेड सुरंग में 4 प्रबलित एल्यूमिनियम बार गेट थे। साथ ही गेटेड प्रवेश सुरंग के आगे और पीछे 2 वॉल जैसे धातु के दरवाजे थे। कोई भी व्यक्ति इन वॉल जैसे दरवाजों को केवल बेमार के अंदर से ही खोल सकता था। जिसने भी धरती पर कभी बैंक वॉल्ट देखा होगा उसे पता होगा कि ये दरवाजे कितने मोटे थे। एल्यूमिनियम प्रबलित वॉल्ट के दरवाजे 1.3 मीटर मोटे थे, जिन पर 12 से ज्यादा लॉक मैकेनिज्म थे। कुल मिलाकर प्रवेश सुरंग जैसा गेट क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित था, इसलिए भले ही ब्रॉडी, टाइटस और उनके आदमी गेट की ओर बढ़े, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वे इसे नष्ट करने में सफल हो पाते। इनमें से कुछ दरवाजों को तो तब भी नहीं तोड़ा जा सकता था जब उनके सामने मध्यम स्तर के विस्फोटक रखे जाते। उनके पास मौजूद इन कचरे के विस्फोटकों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उन्हें कैसे पता चल सकता था कि लैंडन ने एक बेहतर गेट वाली सुरंग बनाई है? जहां वे खड़े थे वहां से बाहरी गेट वाला दरवाजा एक साधारण लेकिन करीने से बना पतला लोहे का दरवाजा लग रहा था। क्या हथियार तैयार हैं? हाँ कैप्टन, बिल्कुल सही, टाइटस चिल्लाया। उनकी योजना सरल थी। कुछ लोग बर्फ के पाउडर के अपने तीर गेट की ओर चलाएंगे, जबकि अन्य अपने कवच को ऊपर की ओर रखेंगे ताकि दीवारों पर अपने दुश्मनों के तीरों की बारिश को रोक सकें।
बेशक अधिकांश आबादी थोड़ी दूर आगे बढ़ जाएगी और गेट के नष्ट होने का इंतजार करेगी, इससे पहले कि वे सफलतापूर्वक लोगों को बेमाड में ले जा सकें। और भले ही टाइटस को जंगल के इलाके और गेट के बीच की सही दूरी का पता नहीं था, फिर भी उसने मैदान के चारों ओर बिखरे रंग बिरंगे पत्थरों की ओर इशारा करके लोगों को दिखाया कि उन्हें कहां से हमला करना है। उसके लिए ये पत्थर सिर्फ सजावट के सामान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन जंगली लोगों ने चट्टानों पर रंग लगाने में अपना समय बर्बाद किया था ताकि वे इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। आखिरकार वह व्यापारियों की जरूरत को समझ सकता था ताकि वे उनसे संवाद करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत बुरा हुआ, उनकी योजनाएं बिल्कुल भी कारगर नहीं हुई, क्योंकि तब से कोई भी बेमार नहीं गया था। जहां तक पेंट की बात है तो उसका अनुमान था कि यह उन पूर्व बैरन के घरों से आया था जो यहां रहते थे। इन रंगीन चट्टानों के होने की व्याख्या करने के लिए वह यही एकमात्र स्पष्टीकरण दे सकता था, लेकिन निश्चित रूप से सच्चाई उसके किसी भी अनुमान से कोसों दूर थी। वैसे भी पूरा मैदान 1 मील 1609 मीटर चौड़ा था। उसे तीरंदाजों और ढाल थामे लोगों को उनके और गेट के बीच 300 मीटर की सुरक्षित दूरी पर जितना संभव हो सके उतना करीब लाने की जरूरत थी। और बेशक उसके बाकी आदमियों, ब्रॉडी और खुद के लिए, वे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वे गेट से 900 मीटर दूर नहीं हो जाते। इस दूरी पर उनके दुश्मन के तीर कभी उन तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए यह उनके लिए तीरंदाजों को देखने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। हे, लेकिन दुर्भाग्य से ये तीर नहीं थे जिनके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत थी। ब्रॉडी और टाइटस ने बेमाड की ओर देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराए। जल्द ही वे उस छोटे से बदमाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। बदला लेने का समय आ गया था। धनुर्धारी, आगे बढ़ो। खेतों में मक्खियों की तरह झुंड बनाकर उड़ते हुए कमांडर लूसी और शहर की दीवारों के ऊपर के बाकी लोग उन्हें झुंझलाहट और घृणा से देख रहे थे। वे सिर्फ कीड़े थे जो सोचते थे कि वे अपने मालिक की वजह से बेमाड के लोगों को गुलाम बना सकते हैं। लूसियस ने लूसी को देखा और उसकी तरफ थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, यही था। सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। अगर वह अच्छा काम करती तो वह अपने प्रियजनों की रक्षा कर पाती। वह उत्साहित, घबराई हुई और कुछ हद तक भयभीत थी। उसे अपने कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन निश्चित रूप से एक नेता के रूप में उसे इसे दिखाना नहीं चाहिए था ताकि युद्ध के दौरान लोगों को शांत और संयमित रखा जा सके। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह सोच में पड़ गई कि उसका मंगेतर ऐसे समय में हमेशा आत्मविश्वास कैसे बनाए रख पाता है। चुप रहो लड़की, तुम्हें एक काम करना है, उसने खुद से कहा। अकादमी के छात्र जो उसे देख रहे थे वे भी उसके व्यवहार से प्रभावित थे। छात्रों की बात करें तो बेमाड की आखिरी लड़ाई को लगभग 12 महीने हो चुके हैं, और इस समय सीमा के भीतर आने वाले सभी नए छात्रों के साथ लैंडन चाहता था कि वे शहर की दीवारों पर अपने सभी लंबी दूरी के हथियारों की पूरी ताकत का भी अनुभव करें। इस लड़ाई के लिए छात्र मिसाइलों की एक साथ ताकत देखेंगे, साथ ही तोपों की भी। लूसी ने एक गहरी सांस ली, तेजी से आगे बढ़ी और एक संगीत उस्ताद की तरह अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। दुश्मन के तीरंदाजों ने अपनी स्थिति संभाल ली। उन्होंने तुरंत बाकी लोगों के भी आगे आने का इंतजार किया। उनका लक्ष्य उन सभी को फंसाना और मारना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी बच ना पाए। यही कारण है कि उन्होंने इन कार्यों के लिए कई टीमें बनाई थीं। टीम 1 मैदान के पीछे की ओर से हमला करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि टीम 2 और 3 मैदान के बाएं और दाएं हाथ की ओर ध्यान केंद्रित करेगी। और प्रत्येक टीम के भीतर लूसी ने निर्दिष्ट किया था कि वे अपने विरोधियों से निपटने के लिए किस प्रकार की सैन्य संरचना का उपयोग करेंगे। निष्कर्ष ये था कि प्रत्येक मिसाइल लॉन्चर को संरचना के अनुसार अलग अलग स्थानों पर निशाना लगाना था। वे चाहते थे कि उनके दुश्मन एक बॉक्स में फंस जाएं और उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प न हो। हमला करने के लिए सटीक स्थिति जानने के लिए पूरे मैदान के चारों ओर और साथ ही हर 100 मीटर पर कई 3 फीट के पत्थरों को बड़े करीने से काला कर दिया गया था। पत्थरों को अलग अलग रंगों से रंगा गया था ताकि पुरुषों को बिना किसी गलती के दूरी गिनने में मदद मिल सके। अब कोई यह जान सकता था कि 200 मीटर कहाँ है या 1000 मीटर कहाँ है। फिर से उन्होंने मैदान को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से तय किया था, पूरे मैदान में 100 मीटर के वर्ग बनाकर। इससे प्रत्येक टीम अपने दुश्मनों की स्थिति के आधार पर अपने लोगों को आसानी से इन चौकों में आवंटित कर सकती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये पत्थर अपनी स्थिति में रहें, उनके नीचे की जमीन को थोड़ा खोदा गया था ताकि इसका 1/4 हिस्सा जमीन में धंस जाए। प्रत्येक पत्थर की परिधि के चारों ओर छड़ें और रस्सियां भी रखी गई थीं ताकि इसकी स्थिति को स्थायी रूप से चिन्हित किया जा सके। जब लोग इसे देखते थे तो उन्हें लगता था कि यह केवल सौंदर्य के लिए किया गया है। कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि इस सेटअप का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। टीम 1, 2 और 3, तैयार हो जाओ, उसने आदेश दिया। उन टीमों के लोगों ने तुरंत अपने मिसाइल लॉन्चर को उन स्थानों पर इंगित किया जहां उन्हें निशाना लगाना था, जबकि वे लूसी के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक मिसाइल लॉन्चर एक बार में 8 मिसाइलों को मार सकता था, जिसमें प्रत्येक मिसाइल 2.5 फीट लंबी थी। इन हथियारों से एक हिट आसानी से उतना ही नुकसान पहुंचा सकती थी, या उससे भी अधिक, जितना कि नियमित तोपों से होता है। इसलिए वे वास्तव में भयानक थे।
किसी को नहीं पता था कि वे आ रहे हैं, तो ये बर्बर लोग पहले से तैयारी कैसे कर सकते थे। शायद उनके पास हथियार बनाने के लिए कोई लोहार नहीं था, क्योंकि अब कोई भी उनके लिए व्यापार या कोई सेवा करने को तैयार नहीं था। पूरे साम्राज्य ने उन्हें अभी तिरस्कृत कर दिया था, इसलिए ये समझ में आता है कि वे छिपकर ऊपर से देखना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि तुम सही हो सकता है कि वे हमारे द्वारा उनके द्वार को नष्ट करने के बाद शहर के भीतर हम पर घात लगाने का इंतजार कर रहे हों। हा, तो क्या हुआ, हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हैं, इसलिए आप इसे कैसे भी देखें, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उनसे कभी हार सकें। जब वे बोल रहे थे, दूसरी ओर लूसी अब शो शुरू करने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे फायर, भ्यू भ्यू भ्यू, तुरंत एक साथ कई उच्च वेग वाली मिसाइलें दागी गईं। नीचे खड़े लोगों ने तुरंत ही शहर की दीवारों के ऊपर कई चमकदार लाइटें जलती बुझती देखीं। ये जंगली लोग आग की मशालें क्यों जलाते और तुरंत उन्हें बुझा देते? क्या वे पागल थे, भ्रमित थे, या बस डरे हुए थे? क्या इन जंगली लोगों ने उन्हें ऊपर से जलाने की योजना बनाई थी? ऐसा लग रहा था कि वे जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ थे। टाइटस, ब्रॉडी और उनके लोग अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने कई बार चमकीली लाइटों को जलते बुझते देखा। वे समझ नहीं पाए कि ये असभ्य लोग क्या करना चाहते थे, इसलिए वे उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। लेकिन जल्द ही उनकी हंसी पीड़ा की चीखों में बदल गई। बूम, शो आखिरकार शुरू हो गया था। 215, बूम बूम बूम, बड़ी नारंगी लपटों की बारिश ने उनके लक्ष्य स्थानों को जल्दी से घेर लिया, और साथ ही जमीन से मिट्टी भी उखाड़ दी। जमीन इतनी जोर से कांप रही थी मानो आसमान उसे चीरने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद धुएं के कई काले बादल धीरे धीरे खेतों में लहर की तरह फैल गए, जिससे आसपास के सभी लोग तुरंत अंधे हो गए। ये काले धुएं के रेत के तूफान में होने जैसा था। लोग अपने आगे खड़े लोगों को भी नहीं देख पा रहे थे, सिवाय इसके कि वे उनके बेहद करीब आ गए थे। सब कुछ धुंधला हो गया था। एक पल में उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि धुएं की राख मधुमक्खियों के झुंड की तरह उन्हें घेरती रही। लोग डर से घिरे हुए थे, क्योंकि वे धुएं के बीच बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे थे। जो कुछ भी उन पर फेंका जा रहा था उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ही घोड़े हमले से घबरा गए और उत्तेजित हो गए। मिसाइल के प्रभाव से कई लोग मर गए, जबकि अन्य मिसाइलों के सीधे उनके शरीर को छूने पर फट गए। स्प्लाक, कुछ लोगों के शरीर के अंग और खून टाइटस और ब्रॉडी पर छिड़के गए थे। खांसी, टाइटस, खांसी, क्या तुम वहां हो? ब्रॉडी ने पूछा, जो कुछ देर पहले अपने घोड़े से गिर गया था। अरे, धुआं बहुत घना और दम घोंटने वाला था। ब्रॉडी को लगा कि युद्ध का मैदान पहले की तुलना में 20 गुना अधिक गर्म हो गया था। हे भगवान, ये गर्मी! स्वर्ग जैसी लपटों की गर्मी से उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसे बड़ी आग पर भूनना शुरू कर दिया हो। वह निर्जलित था और उसकी त्वचा को ऐसा लग रहा था कि अब से किसी भी क्षण वह छिल जाएगी। इस समय उसके लिए सांस लेना भी कुछ मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह हवा से राख में सांस लेता रहा। उसे अपने घोड़े पर छोड़े गए बैग से ताज़ी हवा और पानी की जरूरत थी। खांसी, मैं यहाँ हूँ, खांसी। ब्रॉडी ने टूट्स की आवाज़ का अनुसरण करने की कोशिश की, जब तक कि वह अंततः उससे टकरा नहीं गया। खांसी, आखिर क्या हो रहा है? ब्रॉडी ने उलझन में पूछा। क्या स्वर्ग इन बर्बर लोगों के साथ है, या ये जादू टोना का हिस्सा था? मैं नहीं जानता। बूम बूम बूम, टाइटस के अपनी बात पूरी करने से ठीक पहले उन पर कई और हमले हुए। फर्श कांप उठा और जमीन फिर से फट गई, जिसने तुरंत अपने आसपास के लोगों को दूर धकेल दिया। बूम बूम, धमाका, धुएं के भीतर से कई चीखें गूंज उठीं, जिससे सभी डर गए। जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ था वे बेवजह कांपने लगे थे। मनुष्य होने के नाते सभी को अज्ञात का डर था। क्या इस काले धुएं के तूफान में कोई राक्षस था? अगर यह पूरी तरह से सुरक्षित था तो हर कोई क्यों चिल्ला रहा था? अब उनके पास बस एक ही विचार था, और वह था भागना। वे तलवारबाजी से युद्ध के मैदान में मरने को तैयार थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वुडू था। उनके दिलों में बेमार निश्चित रूप से एक शापित जगह थी। वे घने काले कोहरे के भीतर होने वाले कांपते मैदान और बड़े विस्फोटों को और कैसे समझा सकते थे? तुरंत उनमें से कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब क्या वे बच सकते थे अगर उन्हें रास्ता भी नहीं दिख रहा था? वे एक दूसरे से टकराते रहे और मिसाइल के हमलों से बने शवों और छेदों पर गिरते रहे। धमाका। लूसी ने उन लोगों की तरफ देखा जो दर्द से चिल्ला रहे थे, और एक पल के लिए उसका दिल थोड़ा डगमगा गया। सच में वे भी अपने तरीके से दयनीय थे, लेकिन वह जानती थी कि अगर वे भाग भी गए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा और लड़ाई के बारे में जानकारी के लिए धमकाया नहीं जाएगा। ये जानना जरूरी था कि भले ही बेमार जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा, फिर भी वे नहीं चाहते थे कि बड़े दुश्मन शहर की दीवारों पर हथियारों के बारे में जानें। अपने बड़े दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने का तत्व देना हमेशा अच्छा होता है, जिससे उनके पास कोई रास्ता न बचे। जाहिर है, जल्दी या बाद में दुनिया को उनकी सुरक्षा के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उनके लिए बेहतर था कि वे अपने शहर की सुरक्षा के बारे में खबर फैलने से पहले 10,000 की विशाल सेना को खत्म कर दें।
चून की खबरें आमतौर पर बहुत धीमी गति से फैलती हैं और कई महीनों तक पहुंच सकती हैं, इसलिए बेमाड इसका फायदा उठा सकता है। कौन जानता है, शायद वे पूरे पाइनो महाद्वीप को खबर मिलने से पहले कई दुश्मनों को मार सकते थे। हालांकि लूसी को उनके लिए दया आ रही थी, लेकिन उसे ये भी लगा कि बेमाड को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी था। इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने अगले आदेश दिए। टीम 4, अब तीरंदाजों को मार गिराओ। टीम 4 में वे सभी पहले स्नातक बैच के नए भर्ती थे जो एक रैंक ऊपर चले गए थे। वे तीरंदाजों को मारने के लिए तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि दूसरी टीमों के वारंट अधिकारी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस युद्ध के लिए तोपों और मिसाइलों दोनों का इस्तेमाल किया जाने वाला था। पुरुषों को वास्तविक युद्ध के अनुभव की आवश्यकता थी, इसलिए यह पहली लड़ाई थी जहां वारंट अधिकारियों ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया और निजी ने तोप का इस्तेमाल किया। बेशक वे जिला बी में एक बड़े खुले क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे, साथ ही तटीय क्षेत्र में भी। कोई भी व्यक्ति किसी चीज का हमेशा अभ्यास कर सकता है, लेकिन वास्तविक अनुभव के बिना इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह उस काम को ठीक से कर पाएगा। इसलिए दोनों हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वापस मैदान में तीरंदाज और वे लोग जो उन्हें तीरों से बचाने वाले थे, उनके सामने के दृश्य से इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अगर उनकी स्थिति टीवी स्क्रीन पर होती तो लोग सोचते कि उन्हें अब तक भागना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन सवाल ये था, भागे कहाँ? युद्ध के मैदान की स्थिति उन लोगों के लिए बेहद डरावनी थी जो तकनीक या आधुनिक हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसे ही वे अपने पीछे देखने के लिए मुड़े तो उन्हें एक मोटी काली धुंध दिखाई दी जो ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना दिमाग हो, जो धीरे धीरे उनकी ओर रेंगती हुई आ रही थी। धुंध के भीतर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि धुंध के भीतर किसी तरह का राक्षस छिपा हुआ है। गल्प, उन्होंने अपनी लार निगल ली और भयभीत मुर्गियों की तरह कांपने लगे। किसी कारण से उन्हें लगा कि अगर वे बेमाड के द्वार के और करीब पहुंच गए तो उन्हें शाप दिया जाएगा। इसलिए वे अपने 300 मीटर के दायरे में ही रहे और किसी अन्य संभावित निकास की तलाश करने लगे। लेकिन दुख की बात है कि वे केवल एक ही दिशा देख पा रहे थे, और वह दिशा बेमाड के द्वार की ओर थी। ब्लडी हेल, क्या हमें वापस गेट की ओर भागना चाहिए? एक आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वे अपनी ओर रेंगती हुई धुंध से बचने के प्रयास में पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे थे। चूंकि मिसाइलें लगातार दागी जा रही थीं, इसलिए धुएं का विशाल छत्ता कभी शांत नहीं हुआ, और उसमें मौजूद लोग वास्तव में यह नहीं बता सकते थे कि यह बेमाड से आ रहा है। उनके लिए ये पूरी घटना पूर्वजों से आई थी। कुछ लोगों ने यह भी सोचा था कि शायद पूर्वजों ने आज बेमाड को दंडित करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे स्वयं आएंगे और इन बर्बर लोगों की सजा लेंगे। उन सभी को लगा कि वे वास्तव में बदकिस्मत थे। जहां तक तीरंदाजों और अपनी ढालों को थामे हुए लोगों की बात है, वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए इतने व्यस्त थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि यह सब बेमाड की दीवार से आ रहा है। वे उस आदमखोर धुएं से बचने की कोशिश में इतने व्यस्त थे जो उनकी जान लेना चाहता था। ओह नहीं, नहीं यार, हम गेट की ओर नहीं जा सकते। ये जगह शापित है। मैं उससे सहमत हूँ। क्या होगा अगर हम उसके पास पहुंचें और पूर्वज हमारे पास आग की मुट्ठी भेज दें? मैंने सोचा था कि कप्तान ने कहा था कि यह एक आसान काम होगा। मुझे यहाँ आने का पछतावा है। अब हम उनके लिए सजा भुगत रहे हैं। देखो देखो, काली आत्मा हमारे पास आ रही है। जल्दी करो, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चलो गेट की ओर भागते हैं। सभी ने कुछ देर सोचा और भागने लगे, लेकिन भागने के 20 सेकंड बाद ही उन पर तुरंत तोपों ने हमला कर दिया। बूम बूम बूम। एक बार फिर जमीन फट गई और मिट्टी हवा में ऊपर उड़ गई क्योंकि लोग इसके प्रभाव के कारण दूर चले गए। मैदान भीषण हो गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि हमें गेट की ओर नहीं भागना चाहिए था? अब हमने वाकई पूर्वजों को नाराज कर दिया है। अंडरस्को। बूम बूम बूम। पुरुषों ने गिरते हुए तोप के गोलों से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर घने काले धुएं के बीच ब्रॉडी और टाइटस भी यही कर रहे थे। वे काले धुएं के घने कोहरे से बचने की कोशिश करते हुए मिसाइलों को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वाकई ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे अब किसी भी पल बेहोश हो जाएंगे। वास्तव में उनके कुछ लोग मिसाइल हमलों से नहीं बल्कि दम घुटने से मर गए थे। बूम। ब्रॉडी और टाइटस अलग अलग दिशाओं में गोते लगा रहे थे। टाइटस अपने बाएं पैर में महसूस हो रहे तीव्र दर्द से चिल्लाया। दर्द वाकई बहुत ज्यादा था। उसने जल्दी से अपने पैर की उंगलियों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें अब और महसूस नहीं कर पा रहा था। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा दर्द ताकि धीरे धीरे ये पचा सके कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। अपने पैरों को छुए बिना ही वह जानता था कि उसके पैर उसके बाएं घुटने से नीचे तक पूरी तरह से कट चुके थे। हा। वह एक साथ हंसने और रोने लगा। उसके पैर के बिना महामहिम अली उसे फिर कभी नहीं रखेंगे। उसका करियर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया था। अगर वह वापस भी जाता तो उसका मालिक उसे जरूर मार डालता, क्योंकि वह बहुत सारे रहस्य जानता था। इसलिए वह चाहकर भी फिर कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता था।
उसे पूरा यकीन था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका मालिक उसे दुनिया के अंत तक खोज निकालेगा। क्या तब तक वह अपने मालिक से नाराज़ हो जाएगा? जवाब था नहीं, नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी ही थी। शूरवीरों को जीत के साथ साथ मौत को भी स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इसलिए उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। क्या उसे एली के सभी रहस्यों के साथ पूरे महाद्वीप में घूमना चाहिए? कोई भी नेता ऐसा नहीं सोचेगा, यह एक चतुर चाल थी। इसलिए उसे मरना पड़ा। अगर यह उसका सिर्फ एक हाथ होता, या यहाँ तक कि उसकी आंखें भी, तो यह कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अपने पैरों को खोने का मतलब था कि ऐसा व्यक्ति मिशन या युद्ध के दौरान तेजी से नहीं भाग सकता था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उनके स्वामियों के लिए बिल्कुल बेकार माना जाता था। टाइटस ने अपना खंजर निकाला और जब वह खुद को छुरा घोंपने वाला था तो कोई उसे लगातार छूता रहा और कहता रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि यह कोई परेशान करने वाला व्यक्ति है। लेकिन दूसरी बार आवाज़ सुनने के बाद उसे तुरंत पता चल गया कि यह ब्रॉडी है। ब्रॉडी शायद उसे खोजने के लिए उसकी हंसी की आवाज़ का पीछा कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? टाइटस ने चिंता से पूछा। ब्रॉडी ने टाइटस का हाथ लिया और उसे अपने चेहरे पर रख लिया। टाइटस चौंक गया और तुरंत उसकी आंखों में उदासी भर गई। निश्चित रूप से वह गहराई से जानता था कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। वास्तव में अगर कई किसान उसे खलनायक के रूप में देखते तो उसे बहुत आश्चर्य नहीं होता। लेकिन खलनायकों के भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वे बहुत प्यार करते हैं। ब्रॉडी उसका सच्चा भाई था और उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसका बड़ा हुआ गधा तुरंत फिर से रोने लगा। ब्रॉडी के होंठ गिर गए थे और दूर हो गए थे, जिससे उसका मुंह बहुत बड़ा लग रहा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसके जबड़े के दाहिने हिस्से के दांत उसके मुंह को खोलने पर पहले से ही दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से में एक बड़ा छेद था, जबकि उसका मुंह फैला हुआ था और फटा हुआ था। इससे उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं और उसकी आंखें उदासी से धसी हुई थीं। वह अब और बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी जीभ और दांत का एक हिस्सा कट गया था। उसके कंधों और माथे पर भी गहरे घाव और चोट के निशान थे, और उसके ऊपर उसका बायां हाथ भी बुरी तरह घायल था, क्योंकि वह पूरी तरह सुन्न हो गया था। ब्ला ब्ला ब्ला। ब्रॉडी ने अपना खंजर निकाला और उसे टाइटस के बाएं हाथ में रख दिया। फिर उसने खंजर को अपने दिल के करीब लाया, मानो टाइटस से उसे मार डालने की भीख मांग रहा हो। टाइटस तुरंत समझ गया और रोते हुए जोर से हंसा। वे दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते थे। भविष्य के लिए भागना, यह इसके लायक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उनका समय आखिरकार खत्म हो गया है। उन्हें बस यही अफसोस था कि वे बेमार्ट के उस छोटे से बच्चे को खत्म नहीं कर पाए। भाई, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। चलो बस साथ रहते हैं और एक दूसरे के करीब बैठते हैं। हम एक दूसरे को 12 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में मरना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। टाइटस ने गर्व से कहा। ब्ला ब्ला। मैं भी। किसी तरह टाइटस समझ गया कि ब्रॉडी क्या कहना चाह रहा था। वे साथ बैठे और धैर्यपूर्वक अपने अंत का इंतजार किया। टाइटस ब्रॉडी को खुश करने की कोशिश करता रहा और उन सभी मजेदार चीज़ों के बारे में बात करता रहा जो उन्होंने अपने जीवन काल में की थीं, जैसे महिलाओं का बलात्कार करना, घरों की तीर्थयात्रा करना, गांवों को जलाना, लोगों को पीटना, युद्ध जीतना, कुश्ती, द्वंद्वयुद्ध वगैरह। किसी को ये जानना था कि ज्यादातर शूरवीरों और अमीर लोगों के लिए दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए। जैसा कि लैंडन ने हमेशा कहा था, कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। ये युग सबसे असभ्य समयों में से एक था, और यह आमतौर पर इन लोगों का वातावरण था जिसने उनके चरित्र को विकृत बना दिया। कई शूरवीर अपने बेटों को यात्रा पर ले जाते हैं और कभी कभी अपने बेटों के सामने महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कुछ लोग बाजार जाते हैं और उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हैं, जबकि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ वही हासिल करते हैं जो वे चाहते हैं। लोग आमतौर पर लालची होते थे और हमेशा उन लोगों को मार देते थे जो उनके जैसे ही प्रतिस्पर्धा में होते थे। वे निष्पक्ष रूप से क्यों नहीं लड़ सकते थे? कुछ ऐसे भी थे जो मजे के लिए निर्दोष लोगों को मरते हुए देखते थे। इस दुनिया में कुछ हास्यास्पद रूप से गलत था, और यही कारण था कि लैंडन ने बेमार्ट के लोगों को विवेक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। कोई बलात्कार नहीं, कोई निर्दोष की हत्या नहीं वगैरह। ब्रॉडी और टाइटस ने अपनी यादों की राह पर अपनी यात्रा जारी रखी, क्योंकि वे अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। बूम बूम, धमाका, स्प्लाक। मिसाइलों के सीधे प्रहार से उनके शरीर फट गए थे, जिससे युद्ध के मैदान में एक भयावह दृश्य बन गया था। वे आखिरकार मर गए थे। जब युद्ध समाप्त हो गया और धूल जम गई, तो लूसी ने खेतों की ओर देखा और अपने आंसू रोकने की कोशिश की। माना कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने भयानक काम किए थे, लेकिन वे भी किसी के बेटे थे। वह उनके परिवारों की ओर से भावुक थी। वह अपने मंगेतर द्वारा दुनिया को एकजुट करने का इंतजार नहीं कर सकती थी, जिसे वह शांति संधि कहता है। उसने उससे कहा था कि यह उन चीज़ों में से एक है जो वह सबसे ज्यादा चाहता है, सिर्फ बीमार की खातिर ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, चाहे वे किसान हो, गुलाम हो या कोई और। इस तरह युद्ध कम हो जाएगा और शायद, बस शायद, हर कोई आखिरकार शांति और सद्भाव में रहेगा। जब उसने भीषण युद्ध के मैदान में बिखरे शवों को देखा तो वह अपने दिल में एक मौन प्रार्थना करने से खुद को रोक नहीं पाए।
युद्ध आखिरकार खत्म हो गया और बेमार्ट विजयी हुआ। 217 पूरी घटना के बाद प्राइवेट शहर की दीवारों के ऊपर से पूरी सफाई प्रक्रिया को देखते हुए युद्ध के बारे में बात करने में व्यस्त थे। कुछ लोग अभी अभी आ रहे थे जबकि अन्य या तो रुक गए या चले गए। आखिरकार कक्षाएं अभी भी चल रही थीं। क्या हुआ? एक अति उत्साहित सैन्य निजी ने पूछा जब वह अपने सामने खूनी दृश्य को देख रहा था। रुको, तुम अभी यहाँ आ रहे हो? अरे, मेरी कुछ समय पहले ही कक्षाएं थी इसलिए मैं केवल इसे देख पाया। भाई, इस युद्ध को मिस करने के लिए तुम्हें खुद को गोली मार लेनी चाहिए। हे भगवान, मैदान इतना लाल कैसे हो सकता है? चलो, मुझे युद्ध के बारे में बताओ। भाई, तुम्हें राजकुमारी लूसी को देखना चाहिए था, वह बहुत बढ़िया थी। ओह, और मिसाइल विस्फोटों के बारे में मत भूलना, ये पूरी तरह से महाकाव्य था। यार, उन तोपों के पूरे प्रभाव ने वाकई मेरे होश उड़ा दिए। अंडरस्को। जब उन्होंने पूरी घटना का वर्णन करना शुरू किया तो जो लोग पूरी घटना को नहीं देख पाए थे उन्हें रोने का मन हुआ। क्यों? आखिर उन्होंने उस खास समय पर कक्षाएं क्यों लीं? यह उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। लूसी खूनी युद्ध के मैदान पर खड़ी थी जब उसने सैनिकों को घटनास्थल को साफ करते देखा। खून की बदबू पूरे मैदान में फैल गई जिससे उसे अपने मुंह में उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा था। खेतों में कान, अंध, आंखें और शरीर के अन्य अंग बिखरे हुए थे। पूरा दृश्य बिना दफनाए मृतकों से भरा कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। सच में, युद्ध ने ही उसे भावनात्मक रूप से दिवालिया बना दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, जैसे असहायता और दया का शून्य उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गया था। उसे अपने मन को शांत करने में पूरे 5 मिनट लगे, इससे पहले कि वह इस तथ्य को स्वीकार कर पाती कि ये लोग अपने परिवारों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जब उसने दृश्य को देखा तो वह जल्दी से सफाई करने वाले लोगों की मदद करने के लिए चली गई। जो मैदान कभी समतल था वह अब खुरदरा और असमान हो गया था, क्योंकि बेमार के हमलों के परिणामस्वरूप कई गहरे गड्ढे बन गए थे। सैनिकों ने सभी कवच और तलवारें, साथ ही सिक्के और शवों से अन्य धातु की वस्तुएं एकत्र कर ली थीं। चूंकि कवच और तलवारों पर अलग अलग निशान, शिखाएं और शिलालेख हैं, तो हमें उन्हें अब और संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें निर्माण उद्योग में भेज दो। चीफ टिम को पता होगा कि क्या करना है, लुसियस ने आदेश दिया। हाँ सेना जनरल, पिछली बार की तरह इन हथियारों को पिघलाया जाएगा और बेमार्ट के चारों ओर अन्य धातु के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा मतलब है, वे ऐसी चीज का उपयोग क्यों करेंगे जिस पर रॉयल क्रेस्ट और सील है? इसके अलावा इन सिक्कों को ध्यान से इकट्ठा करें और उन्हें मुख्य लेखाकार क्रिस्टोफर को भेजें। उसे सेना के बैंक खाते में जोड़ने के लिए कहें। जहां तक युद्ध के मैदान में चारों ओर पड़े थैलों की बात है और घोड़ों पर पड़े थैलों की बात है, मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप उन्हें इकट्ठा करें और तुरंत मेरे कार्यालय ले जाएं। लुसियस ने कहा। हाँ मेजर जनरल, सैनिकों ने उत्तर दिया। जो घोड़े बच गए हैं उनका क्या? उसने जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, जब हम उनके शरीर से थैले इकट्ठा कर लेंगे तो उन्हें खेत में भेज दिया जाएगा। समय तेजी से बीतता गया और सभी वस्तुएं जो शरीर के अंग नहीं थीं, उन्हें अंततः युद्ध के मैदान से हटा दिया गया। प्लम शवों को एक के बाद एक मैदान के एक कोने में ढेर कर दिया गया। वहां से शवों को जला दिया गया, राख को इकट्ठा किया गया, बड़े कचरे के थैलों में रखा गया और एक वैगन के पीछे रख दिया गया। बेशक अपने दुश्मन की राख या शरीर के अंग को अपनी जमीन के आसपास छोड़ने के बारे में उनके अंधविश्वासी विश्वासों के कारण उन्होंने सिर्फ राख इकट्ठा करने से ज्यादा कुछ किया। संक्षेप में, उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल करके ऊपरी मिट्टी को खोदा और उसे दूसरे वैगन में भर दिया, क्योंकि वे बेमार्ट की जमीन पर राख का कोई छोटा सा निशान भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और जब उनका काम पूरा हो गया तो कुछ सैनिकों ने तुरंत वैगनों को रिवरडेल शहर के बाहरी इलाके की ओर ले जाने और वहां डंप करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने मिट्टी को वहां डंप करने की योजना बनाई, लेकिन राख के कचरे के बैग को जमीन में गहराई तक दफनाने की। वहां से उन्हें वैगनों को जलाना था और घोड़ों पर सवार होकर बेमार्ट वापस जाना था। अब जब शवों को रास्ते से हटा दिया गया तो कई मजदूरों ने फिर से खेत को समतल करने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया। और जब ये सब हो रहा था, लूसी, जोश और लुसियस पहले ही लुसियस के दफ्तर में जा चुके थे। अब उनके लिए अपने सामने रखे सभी बैगों को देखने का समय आ गया था। पिछली बार वे बैग से बहुत मददगार जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि इन बैगों में कुछ खास नहीं था। अब जब हम बाकी सभी से दूर हैं तो आप लोगों को मुझे सच बताना चाहिए। आज मैंने कैसा प्रदर्शन किया? क्या मैंने कोई गलती की? लूसी ने उत्सुकता से पूछा। सभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। चलिए शुरू करते हैं कि आपने क्या सही किया। आपने हमें जीत की ओर अग्रसर किया और आपने योजना का 75% पालन किया। आपने सैनिकों के सामने एक बहादुरी भरा चेहरा दिखाया और आप डगमगाए नहीं। भविष्य की रानी के रूप में आप आज एक सच्ची रोल मॉडल थीं, लुसियस ने कहा, जबकि जोश ने सहमति में सिर हिलाया। अब आइए इस बात पर ध्यान दें कि आपको किसमें सुधार करना चाहिए। उन शब्दों को सुनकर लूसी का दिल थोड़ा डूब गया, क्योंकि वह पूरी तरह से चिंता से भर गई थी। मैं केवल इतना कहूंगी कि आपको उपयोग करने के लिए सही मात्रा में गोला बारूद जानने पर काम करना चाहिए। आपने इस छोटी सेना के लिए बहुत सारी मिसाइलें और तोपें दागीं।
लेकिन फिर भी आपने अपने पहले प्रयास में अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मैं आपको आज के काम के लिए ए दूंगा। बहुत बढ़िया लूसी, बेमार्ड को सुरक्षित रखने में आपकी उपलब्धियों पर महामहिम को निश्चित रूप से गर्व होगा। ताली ताली ताली। जैसे ही जोश और लूसियस ने ताली बजाई, लूसी का घबराया हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसने वास्तव में पुरुषों को जीत की ओर अग्रसर किया था। यह एहसास वाकई बहुत बढ़िया था। जहां तक उसके बहुत ज्यादा गोला बारूद इस्तेमाल करने की बात है, सच में लैंडन को इस लड़ाई के लिए उतनी ही उम्मीद थी। लैंडन की राय में यह उनकी पहली लड़ाई थी, इसलिए उन्हें धरती पर उन पेशेवरों से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी जिन्होंने अभ्यास में 10 से 20 साल से ज्यादा बिताए थे। कृपया, हर कोई अपनी पहली कोशिश में गलतियां करता है। लूसियस जानता था कि अगर वह भी नियंत्रण में होता तो वह कुछ हद तक बेकार भी होता। सच में उसे युद्ध के मैदान को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की जरूरत थी ताकि वह खुद सीख सके। अभ्यास कभी भी वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर नहीं हो सकता जहां दुश्मन को वह हरा सकता है। हर दिशा में भागते फिरेंगे। साथ ही वे 1 साल से ज्यादा समय से हथियार बना रहे थे और यह उनकी सिर्फ दूसरी लड़ाई थी। कृपया, वे उन सभी गोला बारूद का क्या करेंगे जो उन्होंने कई महीनों से जमा करके रखे थे। भले ही उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हो, लेकिन वे अभी भी पेशेवर नहीं थे। उनके पास खुद से चीजों को समझने के लिए कई और साल थे। इसलिए महामहिम ने कहा था कि वे युद्ध के लिए जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वे इस्तेमाल करने के लिए गोला बारूद की उचित मात्रा जान पाएंगे। लेकिन पहली बार इस्तेमाल करने वाले से यह उम्मीद करना हास्यास्पद था कि वह कई हमले ऐसे करेगा जैसे कि वह धरती पर विशेषज्ञ हो। समय और वास्तविक जीवन की लड़ाई का अनुभव ही एकमात्र तरीका था जिससे कोई इस क्षेत्र में सुधार कर सकता था। पैमॉक सिटी, अर्काडिना का साम्राज्य। तो आप कह रहे हैं कि बैरन रॉजर्स अब 1 साल से अधिक समय से वापस नहीं आए हैं? एक 41 वर्षीय व्यक्ति से पूछा। हाँ, वह अभी तक वापस नहीं आया है, एक छोटी सी दिखने वाली महिला ने उत्तर दिया। यह महिला बैरन रॉजर्स पत्नी बैरोनेस सिंथिया थी। उसके दिमाग में उसके पति ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह उसकी शानदार जीवन शैली के लिए धन नहीं रखना चाहता था। लेकिन निश्चित रूप से ये सच्चाई से बहुत दूर था। बैरन रॉजर्स बैरन थे जो शहर के लॉर्ड शैनन के साथ बेमार्ड गए थे। वह शैनन के साथ मर गया था, लेकिन अपने सिंथिया के दिमाग में उसने निश्चित रूप से उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि वह टूट गया था। सिंथिया एक निम्न वर्ग के कुलीन परिवार से आती थी, जबकि उसके पति एक मध्यम वर्ग के कुलीन परिवार से आते थे। लेकिन जब वे बेमार्ड में रहते थे तो उनकी जेबें इतनी भरी हुई थीं कि उनके परिवार को एक उच्च स्तरीय कुलीन परिवार की तरह महसूस कर रहे थे। सब कुछ ठीक था और बांका था। एक राजा के उस मूर्ख तक उनकी खुशी छीन ली और उन्हें दूसरे शहर में पोस्ट कर दिया। वहां उसे लगातार उसकी निम्न नेक स्थिति की याद दिला दी गई थी। दूसरी औरतें सबसे महंगे बैग और कपड़े खरीदती थीं, लेकिन उसका क्या? जब भी वह पैसे मांगती, रॉजर्स दावा करता कि वह टूट गया है। बेशक वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक रईस को कैसे तोड़ा जा सकता है? वह इस तरह के कपटपूर्ण बहाने लेकर आया। ओह, सिटी लॉर्ड ने अपने शेयरों का हिस्सा ले लिया था, या उसके पास अपनी शक्ति का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। और इसी तरह उसने उसकी सभी जरूरतों को पूरा करना बंद कर दिया और वहां के सभी लोगों ने तुरंत उनके साथ कूड़ेदान की तरह व्यवहार किया। उस भी तारांकन सीएच डेसियोरा का होना पूरी तरह से शर्मनाक था। उसके महंगे चेहरे की औषधि, चेन, जूते आदि के साथ घूमना। उसे लगा कि उसका पति जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। यहाँ तक कि जब वह वहां था तब भी वे महान महिलाएं उस पर हंसती थीं और उसे बताती थीं कि उन्होंने रॉजर्स को अन्य महिलाओं के साथ चूमते और यहाँ तक कि सोते हुए देखा था। सच में वह वास्तव में उस आदमी से प्यार नहीं करती थी क्योंकि वह अभी भी एक मध्यम वर्ग का महान व्यक्ति था। लेकिन जिस चीज ने उसे नाराज किया वह अपमान था। और फिर ऐसा हुआ, यात्रा करने से एक रात पहले उसने उससे पैसे मांगे थे, लेकिन निश्चित रूप से उसने उसे अपने कक्षों से बंद कर दिया और अगले दिन वह चला गया। 2 महीने बाद महान महिलाएं इस तथ्य के बारे में बात कर रही थीं कि वह किसी अन्य महिला को देखने गई होगी जिसके पास उसके लिए एक बच्चा है। और निश्चित रूप से वह आसानी से उन पर भी विश्वास कर लेती थी क्योंकि जब वे वहां थे उसने वास्तव में उसे पहली बार कई वेश्याओं के साथ धोखा दिया था। वास्तव में सभी के विचार उसके दिमाग में आ गए और उसके 5 महीने बाद उसने तुरंत दावा किया कि उसका पति मर चुका है और अपने पहले बेटे के लिए अनुरोध किया जो पिछले साल 18 साल का था, अपने पिता की उपाधि और पद का वारिस होने के लिए। उसने जल्दी में ऐसा किया, ऐसा न हो कि वह आदमी एक कमीने बेटे को अपना पद संभालने के लिए ले आए। आखिरकार, हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस पद और मासिक शुल्क के लिए अपने बच्चों के अलावा किसी और को देने के लिए सहमत होगी। ऐसा होने देने के बजाय वह मर जाएगी। और चूंकि वह पूरे दिन इन महान महिलाओं के आसपास रही थी, इसलिए ये देखने के लिए दिन की तरह स्पष्ट था कि वह अपने पति के बारे में उनकी कहानियों से प्रभावित हुई थी। वैसे भी चूंकि उसका परिवार लोकप्रिय नहीं था और उन्हें निचले और मध्यम रईसों के बीच के रूप में देखा जाता था, राजा ने मामले की जांच के लिए अपने शूरवीरों को भेजने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने उस शहर के नगर स्वामी से स्थिति के बारे में पूछा।
और जब इसकी पुष्टि हो गई तो उसके बेटे माथियास को आखिरकार उनके परिवार का नया मुखिया बना दिया गया। बेशक सिटी लॉर्ड को सहमत करने के लिए वह कम पर लड़के के साथ सोई थी और उसके मासिक भत्ते का भी हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गई थी। उन्होंने अपने नए बैग, कपड़े और इसी तरह से खरीदकर अपनी भव्य जीवन शैली को वित्तपोषित किया। बेशक ये सब उनकी 2 पत्नियों और 3 रखेलों की जानकारी के बिना किया गया था। आज वह ये जानने के लिए यहाँ आई थी कि उसका कमीने पति कहाँ छिपा है। वह उसे मरना चाहती थी। राजा से झूठ बोलना एक गारंटीकृत मौत की सजा थी, तो अगर राजा को इस बात का एहसास हो गया कि वह अभी भी जीवित है तो उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। उसके दिमाग में उसका कमीने छिपने का एकमात्र कारण यह था कि उसने उस पर भी छंटनी की थी। उन्होंने बेमार्ड के बारे में भी झूठ बोला था, तो वह जानता था कि अगर उसने उसकी सूचना दी तो वह भी उसे भी रिपोर्ट करेगी। इसलिए उसने शायद भगोड़े की तरह छिपने का फैसला किया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसे मरना पड़ा, वह ताकि उसे शांति मिल सके। यह एक कुत्ता था जो कुत्ते की दुनिया खाता है। कई रईसों और धनी लोगों ने राजनीतिक कारणों से या सामाजिक उत्थान के लिए शादी की, और यहाँ तक कि जब एक घर में कई पत्नियां होती हैं तो हर कोई आमतौर पर एक दूसरे से लड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके पतियों के पक्ष में रखा जा सके। यह अपने और अपने बच्चों के लिए शक्ति की गारंटी देता है। बच्चे घर, भूमि, शूरवीरों और यहाँ तक कि साम्राज्यों से आगे निकल जाते हैं। तो इतने सालों के बाद कि उसने अपने पति से प्यार करने का नाटक किया था, वह कैसे शांत बैठी और उसे एक कमीने बच्चे को सब कुछ देते हुए कैसे देख सकती थी? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि वह उसे आते हुए देख पाता, वह उसे नीचे ले जाने के लिए तैयार थी। वर्तमान में वह दूसरे शहर की यात्रा कर चुकी थी और वर्तमान में अतिथि के रूप में बैरन यांगर की संपत्ति में रह रही थी। रोमत बैरोनेस सिंथिया। ठीक है, मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। बैरन यांगर एक आरामदायक तरीके से। उसके सामने की महिला छोटी और कमजोर लग रही थी। वास्तव में उसे बहुत दयनीय लग रही थी। उसके पति को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह उसे खोजने की कोशिश किए बिना उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। जब भी उसने रोजर्स के नाम का उल्लेख किया तो वह उसकी आंखों में चोट देख सकता था। वह बेमाद से भी आया था, लेकिन बाकी से अलग शहर में तैनात किया गया था। जैसे ही महिला के खूबसूरत चेहरे पर आंसू छलक पड़े, बैरन यांगर ने उसे गले लगाने के आग्रह का विरोध करने की पूरी कोशिश की। रॉजर्स वास्तव में एक भाग्यशाली कमीने थे जिनके पास ऐसी महिला थी, उन्होंने सोचा। मुझे फिर से विस्तार से बताएं कि वास्तव में क्या हुआ, यांगर ने चिंता से पूछा। सिंथिया ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछे और उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया जो सच्चाई के समान 50% थी। वह निश्चित रूप से अपने सफ़ेद कमल के कृत्य से गुजरी, जिससे यांगर को तुरंत उस पर विश्वास हो गया। यांगर ने कुछ देर सोचा। वह अपने दोस्त रॉजर्स को अच्छी तरह से जानता था। वह आदमी नरक के रूप में लालची था और हमेशा सब कुछ अपने लिए चाहता था। सिंथिया ने जो कहा था उससे कुछ महीने बाद ही वह बस गया था। उसने ये भी कहा था कि उनके शूरवीरों की संख्या कम हो रही थी और शहर के स्वामी ने भी उनके पैसे का हिस्सा लिया। इसलिए वह आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते थे कि मुद्दा पैसा था। अगर वह जितनी जल्दी आ गया होता तो क्या उसके लिए बेमाड वापस जाना संभव होता? यांगर ने पूछा। सिंथिया ने एक सेकंड के लिए अपनी भौहें बुन लीं और दयनीय रूप से कार्य करना जारी रखा। बेमाड। लेकिन अगर वह वहां गया तो क्या राजा उसे दंडित नहीं करेगा? सच है, लेकिन क्या होगा अगर वह बेमाड वापस जाना चाहता है और आप दोनों के लिए गुप्त रूप से अपना पैसा कमाना चाहता है? लेकिन वह कई शूरवीरों के साथ नहीं गया। लेकिन क्या होगा अगर उसके बजाय बेमाड के आसपास उसकी करीबी मदद हो? तुम्हारा मतलब है? सिंथिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। कमीने स्पष्ट रूप से अपने नए परिवार के साथ बेमाड में रहे होंगे जबकि उन्होंने पैसा कमाया था। धिक्कार है, उसने जो भी पैसा कमाया वह उसका था। ये समझ में आया कि वह बेमाड में छिप जाएगा। कोई भी वहां जाने और एलिक बान के क्रोध की जांच करने को तैयार नहीं था, इसलिए वहां कोई भी उसके स्थान पर घुसपैठ नहीं करेगा। साथ ही बेमाड उस शहर से 1 महीने की यात्रा दूर थी जिसमें वह अब निर्णय ले रही थी, इसलिए बदमाश ने शायद सोचा कि वह उससे आसानी से दूर हो सकता है। वह मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे आखिरकार उसका छिपने का स्थान मिल गया है। उसके दिमाग में वह पहले से ही मृत के समान अच्छा था। मैं समझता हूँ भाई यांगर, धन्यवाद। टैप टैप टैप। वसंत ने एक बार फिर बेमाड को बारिश के अपेक्षित उपहार से नवाजा था। लगभग हर दिन बारिश कभी कभी पूरे देश में बरसती थी। कभी कभी यह भारी हो जाती थी, जबकि अन्य समय ये लोगों को केवल हल्का फुल्का परेशान करती थी। एडवर्ड पेज अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ को धीरे धीरे सुन सकता था। बारिश की बूंदें लगभग एक कोमल लोरी की तरह लग रही थीं जो उसे सोने के लिए लुभा रही थीं, और बेहद नरम चादरों और गद्दे के साथ अवार्ड को ऐसा लग रहा था कि वह आराम से पिघल जाएगा। प्रिय, क्या तुम अभी तक उठे हो? अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है? उसकी 24 वर्षीय पत्नी मवानी ने कहा। एडवर्ड अभी उठने ही वाला था कि उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह अंदर से चिल्लाया। उसके सिर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हिलाया हो और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया हो।
तेज दर्द उसके दिमाग में बेतरतीब ढंग से घुस रहा था, जैसे कि वह उसकी चेतना को खा रहा हो। उसे लगा कि अगर वह अपना सिर और तकिया से दूर उठाता रहा तो वह मर जाएगा। उसे बहुत ठंड लगने के बावजूद इतना पसीना क्यों आ रहा था, और आखिर उसका शरीर इतना भारी क्यों लग रहा था। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यह बिल्कुल बेकार है। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंगों और गर्दन पर कई अदृश्य वजन बांध दिए हों। सूंघो। उसकी नाक भी बंद थी, क्योंकि वह उसे खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी शॉवर से बाहर आए और तुरंत उसे बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, और उसे हैरान होकर देखा। उसने अपने प्यारे पति को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। देखने से ऐसा लगता है कि वह बीमार था। ईमानदारी से, क्या उस आदमी को उसकी हालत के बारे में बताना उसे मार डालेगा? अरे मर्द, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। जब तक कि वे आमतौर पर गंभीर स्थिति में न हो, वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते। प्रिय, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो, उसने जल्दी से उसके पास जाते हुए कहा। बकवास, मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ? मेरा विश्वास करो, मेरे नथुने बस बंद हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। काम के बाद मुझे यकीन है कि मैं घोड़े की तरह तंदुरुस्त हो जाऊंगा। एडवर्ड ने गर्व से अपनी छाती पीटने की कोशिश करते हुए कहा। उसने अपने कथित स्वस्थ पति को देखा और आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। सचमुच एक जिद्दी आदमी। उसने अपने दाहिने हाथ की पीठ को उसके माथे पर रखा और हैरान रह गई। अच्छा है, वह बहुत तेजी से जल रहा था। प्रिय, मुझे परवाह नहीं है कि तुम अभी क्या कहना चाहते हो, लेकिन आज तुम अस्पताल जा रहे हो। एडवर्ड को यह भी नहीं पता था कि वह नीचे कैसे आया, लेकिन उसकी पत्नी और पिता ने उसकी सहमति के बिना उसे पहले ही नीचे धकेल दिया था। शुरू से अंत तक वह अस्पताल जाने का विरोध करता रहा था, लेकिन सभी ने उसकी बातों को बकवास की तरह लिया। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी उसी उद्योग में काम करती थी जिसमें वह काम करता था। हालांकि यह एक अलग क्षेत्र था, इसलिए उसने काम पर जाने पर उसके लिए अनुपस्थिति नोट भरने की योजना बनाई थी। उसे बस उसका नाम, विभाग, कर्मचारी आईडी नंबर, आज का भाग्य, अनुपस्थिति का कारण आदि भरना था। जाहिर है कि जब वह अपनी डॉक्टर की पर्ची प्राप्त कर लेता तो वह उसे प्रस्तुत करने में भी उसकी मदद करती। वहां से उद्योग उसे डॉक्टर की पर्ची के आधार पर कई दिन की छुट्टी देता। अगर डॉक्टर ने कहा होता तो एक दिन या एक हफ्ते की छुट्टी भी हो सकती थी। उसके पिता, माता और ससुर सभी को आज काम पर जाना था, इसलिए एडवर्ड को अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी उसकी सास एडवर्ड की मां पर आ गई, जो आज काम से छुट्टी पर थी। एडवर्ड को देखकर, जिसे अभी खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति कमजोर था और कभी भी बेहोश हो सकता था। इसलिए उन्होंने उसे अकेले अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक उनकी 1 साल की बेटी की बात है, मवानी आमतौर पर उसे काम पर ले जाती थी और उसे उस इमारत में छोड़ देती थी जिसमें नर्सरी के लिए एक पूरी मंजिल थी। जहां तक उनके 3 साल के बेटे की बात है, वे आमतौर पर उसे प्री स्कूल में छोड़ देते थे और काम पर चले जाते थे। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, चिड़चिड़े एडवर्ड ने कहा, जो जाहिर तौर पर हवा से बात कर रहा था, क्योंकि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। जब सभी लोग काम पर चले गए तो एडवर्ड की मां ने तुरंत अपने चिड़चिड़े बेटे को बस स्टॉप की ओर ले गई, और बस इसी तरह वे जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। रिमॉडेल्ड अस्पताल वास्तव में मूल अस्पताल से कहीं ज्यादा सुंदर था। बाहर से कोई भी कार सेंटर में एक विशाल इमारत देख सकता था, जिसके साथ साथ कई 2 मंजिला नियमित आकार की इमारतें थीं। इन इमारतों को इस तरह से बनाया गया था कि जब कोई गेट से देखता था तो उनमें से कोई भी एक दूसरे के दृश्य को अवरुद्ध नहीं करता था। इमारतें एक दूसरे से दूर दूर फैली हुई थीं, क्योंकि अलग अलग इमारतें अलग अलग जरूरतों का प्रतीक थीं। इन इमारतों को और करीब से देखने पर एडवर्ड देख सकता था कि नई इमारत केंद्र में भव्य थी, जबकि पुरानी एस्टेट इमारतें अन्य संशोधित इमारतें थीं जो नई इमारत के चारों ओर थीं। अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल कार पार्क भी था। साथ ही कई सड़कें, आपातकालीन वाहन और गार्ड पोस्ट भी थे। एडवर्ड लोगों को इन इमारतों में आते जाते देख सकता था, जो अपने हाथों में छोटे छोटे प्लास्टिक बैग पकड़े हुए थे। कुछ लोग व्हीलचेयर पर दूसरी इमारत के चारों ओर घूम रहे थे, जबकि अन्य अस्पताल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। वह मेडिकल छात्रों को भी बड़े समूहों में इन इमारतों की ओर भागते हुए देख सकता था। एडवर्ड अपने सामने आए बदलाव से वाकई हैरान था। आखिरी बार जब वह अस्पताल आया था तो वह पिछले साल अगस्त में था, इसलिए यह पहली बार था जब उसने ये बदलाव देखे, और सच कहूं तो वह इससे बेहद प्रभावित था। बेमार्स हॉस्पिटल, ये वो शब्द थे जो विशाल नई इमारत पर बोल्ड तरीके से लिखे गए थे। बेशक उसने नई इमारत पर अलग अलग शब्द भी देखे, जैसे आपातकाल, मुख्य प्रवेश द्वार, और इसी तरह जब वे विशाल घूमने वाले दरवाजों से गुजरे तो एडवर्ड को तुरंत एक विशाल रिसेप्शन क्षेत्र का नज़ारा दिखाई दिया। इस क्षेत्र की एक पहचान थी जो अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरह ही थी। अच्छी तरह से पॉलिश की गई टाइल वाली फर्श ग्रे रंग की थी और उन सभी को क्रिस्टल जैसी दिख रही थी जिन्होंने पहली बार इस पर नजर डाली। रिसेप्शन क्षेत्र में कई हॉलवे भी थे जो अलग अलग दिशाओं की ओर फैले हुए थे। बेशक प्रत्येक हॉलवे में अलग अलग संकेत थे जो रोगियों को दिखाते थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए।
वहां खड़े होकर उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि यह यहाँ पहली बार था। ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी लोग जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, सिवाय उसके। हालांकि उसने दीवार पर एक साइन देखा जिस पर लिखा था परामर्श। फिर भी उसे लगा कि उसे चारों ओर पूछकर सुनिश्चित करना चाहिए, इसलिए वह मदद के लिए फ्रंट डेस्क पर बैठे रिसेप्शनिस्ट की ओर चला गया। गुड डे सर। गुड डे मैडम। मैं आज आप सभी की किस तरह मदद कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट में से एक ने उत्तर दिया। ये बताए जाने के बाद कि उसका पिछला अनुमान सही था, एडवर्ड ने अपनी मां को तुरंत परामर्श के लिए दिशा में जाने के लिए कहा। वे एक छोटे से गलियारे से गुजरे और तुरंत एक विशाल प्रतीक्षा क्षेत्र ने उनका स्वागत किया। प्रतीक्षा क्षेत्र में कई सीटें, कूड़ेदान और सामने 4 छोटे कांच के कार्यालय थे। यहाँ से एडवर्ड स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रत्येक कार्यालय में 3 लोग थे, एक डॉक्टर, एक अन्य कर्मचारी और एक मरीज। पूरे प्रतीक्षा कक्ष को देखते हुए एक बार फिर एडवर्ड को समझ में नहीं आया कि क्या करें। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति दीवार पर लगे एक छोटे से डिब्बे से एक छोटा सा कागज निकाल रहा है, तो वह भी आगे बढ़ा और उसने भी वही किया। एक बार फिर उसने ये भी देखा कि मरीज ने दूसरे दफ्तर के कागज पर अपना नाम लिखा था, इसलिए उसने भी वही किया। और बैठने के बाद उसने जल्दी से कागज के पतले टुकड़े को देखा और उस पर छपा नंबर 89 देखा। नंबर 77, एक आवाज ने कहा जो पूरे विशाल प्रतीक्षा कक्ष में गूंज रही थी। यहाँ एक और आदमी ने जवाब दिया जो जल्दी से उठकर सामने के दफ्तरों में से एक की ओर चला गया। नंबर 78, यहाँ एक और आदमी ने कहा जो दूसरे पारदर्शी दफ्तर की ओर भागा। ऐसा लग रहा था कि वे 4 कांच के दफ्तर उनकी देखभाल करने के लिए ही थे। कुछ और मिनट बीत गए और आखिरकार उसकी बारी आ गई। नंबर 89, यहाँ उसने जवाब दिया। उसने जल्दी से अपने दस्तावेज उठाए और तीसरे दफ्तर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने कार्यस्थल पर अपना स्वास्थ्य सेवा कार्ड दिखाया, साथ ही अपना ID कार्ड भी दिखाया। वहां से डॉक्टर ने तुरंत उसकी सारी शिकायतें अस्पताल की किताब में दर्ज कर लीं। साथ ही कई अन्य सवाल पूछे, जैसे कि क्या उसे खांसी के जरिए खून निकल सकता है वगैरह। और उससे सवाल करने के बाद डॉक्टर ने उसे दफ्तर के दाएं हाथ के दूसरे दरवाजे से अंदर ले गया। कमरे के अंदर एक बिस्तर, पर्दे, कई मशीनें और दूसरे मेडिकल उपकरण थे। उन्होंने उसका तापमान मापा, उसका वजन और ऊंचाई मापी, उसके गले में सूजन के किसी भी लक्षण की जांच की वगैरह। और जब उनका काम पूरा हो गया तो डॉक्टर उसे स्थिति पर अपना आकलन करने के लिए वापस दफ्तर ले गए। उसने परामर्श और जांच के लिए 25 मिनट से ज्यादा समय बिताया था। ये गंभीर है डॉक्टर। तो आप कह रहे हैं कि मुझे फ्लू है? एडवर्ड ने उत्सुकता से पूछा। किसी को ये जानना था कि इस युग में फ्लू मौतों के मुख्य कारणों में से एक था, इसलिए वह बेतहाशा डरा हुआ था। हालांकि उसने इस अवधि के दौरान बनाई गई दवाओं के बारे में सुना था, फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जैसे कि फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ऐसे ही करना मुश्किल है। अरे, उसकी अपनी दादी कई सर्दियों पहले इसी बीमारी से मर गई थी। फ्लू की समस्या ये थी कि कभी कभी किसी को तेज बुखार हो सकता था, जिससे थकावट और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती थी। तो वह कैसे भयभीत नहीं हो सकता था? उसे अस्पताल गए या बीमार हुए 8 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसलिए उसे इन दवाओं के बारे में सिर्फ दूसरे लोगों से ही पता था। हाँ, उसके परिवार के कुछ सदस्य भी इनमें से कुछ दवाएं लेते थे, लेकिन वह एक मामूली बीमारी थी, जैसे हल्का सिरदर्द या कुछ और। ये वही फ्लू था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। इस बिंदु पर उसे लगने लगा कि उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब से किसी भी पल मौत की राह पर चल पड़ेगा। डॉक्टर फैबियन ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़े। मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, उसने सोचा। हामी, एडवर्ड, आपके लक्षणों और जांचों से पता चलता है कि आपको फ्लू है। लेकिन चिंता न करें, जो दवाएं आपको दी जाएंगी उनसे ये समस्या कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर फैबियन की बात सुनकर उसके डूबे हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी कली फूटने लगी। इस समय जब वह जांच के लिए गया था तो कमरे से बाहर गए दूसरे कर्मचारी अब अस्पताल के अभिलेखागार से अस्पताल की किताब लेकर वापस आ गए थे। इससे पहले उसने अपना नाम एक कागज पर लिखा था और रिसेप्शन हॉल में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसलिए जब वह इंतजार कर रहा था तो कागज लेने वाले लोग जल्दी से अभिलेखागार में पहुंच गए और उसकी किताब यहां ले आए। वहां से डॉक्टर के साथ ऑफिस में मौजूद कर्मचारी जाकर उसकी किताब लेकर आया ताकि डॉक्टर उसे भर सके, उस पर हस्ताक्षर कर सके और उस पर मुहर लगा सके। एडवर्ड प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। वह और उसकी मां फार्मेसी की ओर चले गए, अपनी दवाइयां लीं और तुरंत घर चले गए। कई दिनों बाद एडवर्ड अब उदास नहीं था, क्योंकि उसकी बीमारी काफी कम हो गई थी। मुआह मुआह मुआह, उसने अपनी 1 साल की बेटी के गालों पर खुशी से चूमा। वह अब मरने वाला नहीं था। वह गोलियों की बोतल को अपने हाथों में थामे रखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो वे स्वर्गीय उपहार हों। इस दवा की शक्ति ने उसे दृढ़ विश्वास दिलाया कि महामहिम स्वर्ग के दूत हैं। धन्यवाद महामहिम, उसने मन ही मन कहा। जहां तक लैंडन का सवाल है, जो अभी बहुत दूर था, बशर्ते लोग दवाइयां इस्तेमाल करें, वह अपने मिशन को पूरा करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। कौन सा स्वर्ग का दूत? ये सब उसकी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी था।
बेशक, जबकि बेमार्ट के लोग शांति और सुकून का आनंद ले रहे थे। ऐसा दूसरों के लिए नहीं कहा जा सकता। अरे, यह ऐसा कैसे हो गया? आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।